हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स या फिर आप क्वांटम केमिस्ट्री कहिए, इसकी एक इम्पॉर्टेंट टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेबल जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, खासकर इसमें जो कंटेंट मेन आपके पास है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि CSIR, नेट, गेट, टाइफर सबने यहाँ से एक बारी नहीं बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूं जो अभी तक हमने जितना भी कवर किया है चैप्टर को, या फिर जो आपके पास ये टेबल है, यहाँ से जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो ये टेबल आपको यहाँ से 100% याद होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई जाएंगी सारी बहुत ही ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, आपके पास मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोशन है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल मोशन है, वो कौन कौन से मोशन है और उसके रिस्पेक्ट में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन से मॉडल्स हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास लिमिट क्या हो गई, आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर डीटो जो हमारे पास वैल्यू है उसके लिए क्या वैल्यूज आपके पास होंगी, एनर्जी आपके पास क्या होगी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, और ग्राउंड स्टेट है, मीन स्टेट है, एन की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 आपके पास होगी या 1, 2, 3 यहां से आपके पास लाई करेगी। तो इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जैसे ही आपको कराया जाएगा साथ के साथ नोट डाउन करते रहना और कम से कम दो बार इसको लिखकर जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, यहाँ पर जो आज हम पहला मोशन की बात कर रहे हैं, पहला मोशन आपके पास क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर मेरे पास जो मॉडल है, ट्रांसलेशनल मोशन है, उसको हम क्या करते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से हम उसको स्टडी करते हैं। पार्टिकल इन वन बॉक्स जो आपके पास मॉडल है, यहाँ पर जो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है वो हम किसकी बात करेंगे, 1D बॉक्स की हम बात करेंगे। उसके लिए वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा क्या, लिमिट के बारे में बात करेंगे, मींस यहाँ पर जो हम बॉक्स की बात करेंगे वो कौन सा होगा जो 0 से L के बीच में लाई करता है। मींस बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 से L के बीच में आपके पास होगी। अब देखो, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको लिखा है x की वैल्यू 0 से L होगी, मींस बॉक्स हमेशा आपके पास 0 से L का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टैंडर्डाइज है जो आपके पास वेव फंक्शन सॉल्व करके आया है श्रोडिंगर इक्वेशन से। यहाँ पर जो मैं वेव फंक्शन लिखूंगी, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, हर बार आपसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे 0 से L के बीच में ही पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इसी को ही याद रखना है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ x की वैल्यू की, वो आपके पास L/2 से 3L/2 तक हो सकती है, वो L/4 से 3L/4 हो सकती है, -L से +L के बीच में आपके पास x की वैल्यू लाई कर सकती है। तो x की वैल्यू कुछ भी आपके पास हो सकती है, बॉक्स की लेंथ है वो कुछ भी आपके पास हो सकती है, लेकिन जो हमें याद रखना है वो किसके लिए है, 0 से L के लिए हमें याद रखना है। और इसके लिए अगर मैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करती हूं तो साई की वैल्यू आपके पास क्या होता है, √2/L sin nπx/L आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। देखो, x क्या है, वेरिएबल आपके पास है, और ये जो आपके पास टर्म है sin nπx, यहाँ पर टर्म किसकी आ रही है, x की आपके पास आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल है। और इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट हम उसे बोलते हैं। तो ये वेरिएबल यहाँ पर है, ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आपके पास है। सारे के सारे जो भी फंक्शन पढ़ेंगे सबके अंदर आपको यही चीज देखने को मिलेगी, एक आपके पास वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल एक कांस्टेंट से अटैच होगा। वो कांस्टेंट कौन सा है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, जो उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपके पास बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखो डीटो की बात कर रही हूं, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ x को लिया है, सिर्फ x
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैंने यहां पर लिया है तो d2 की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। अगर मैं यहां पर y भी इंक्लूड कर देती कि y की वैल्यू 0 से l के बीच में लाई कर रही है, z की वैल्यू आपके पास 0 से l के बीच में लाई कर रही है, x y z तीनों कोऑर्डिनेट को ले देती तो वो 3D बॉक्स आपके पास बन जाता। 2D बॉक्स के लिए आपके पास dx dy हो जाता, 3D बॉक्स के लिए d2 की वैल्यू को क्या लिखते, dx dy और dz आप यहां पर लिखते। लेकिन फिलहाल जो आपको याद रखना है वो आपके पास 1D बॉक्स के लिए है और उसके लिए याद रखोगे जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो आपके पास साई की वैल्यू क्या होती है, √2/l sin n pi x/l आपके पास होती है, d2 की वैल्यू वो आपके पास dx होती है। इससे हमेशा याद रखना है। आई थिंक ये वाला फंक्शन तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की थी, हमने आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू के बारे में बात की थी। तो हर जगह पर हमने इसी फंक्शन को लेकर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हमने देखा भी था नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आपके पास कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो आगे देखो, एनर्जी जब मैं 1D बॉक्स की बात करती हूं वो आपके पास एनर्जी क्या होती है, n²h²/8ml² आपके पास एनर्जी होती है। और अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ मींस n की वैल्यू की बात करती हूँ तो n की वैल्यू कहां से लाई करती है, n की वैल्यू 1 से लाई करती है। मींस ग्राउंड स्टेट कब होगा, जब n की वैल्यू 1 आपके पास होगी। और अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करती हूँ तो वो कब होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, 3 4 इस तरह से आपके पास कोई भी स्टेट एग्जिस्ट करती है। अब देखो, अगर मैंने n की वैल्यू को 1 पुट किया तो एनर्जी देखो कितना हो जाएगा, 1/h²/8ml² आपके पास। तो एनर्जी n = 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, h²/8ml² आपके पास एनर्जी हो जाएगी। ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है उसे हम क्या करते हैं, बॉक्स से स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसके लिए 1D बॉक्स के लिए जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है 0 से l के लिए वो आपके पास √2/l sin n pi x/l होता है। और एनर्जी जो आपके पास है n²h²/8ml² आपके पास है। ठीक है, ये तो था ट्रांसलेशनल मोशन। अब अगले की बात करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे वाइब्रेशनल मोशन की। देखो, वाइब्रेशनल मोशन है उसको स्टडी किससे किया जाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से किया जाता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से हम उसको स्टडी करते हैं। फिलहाल जो आपको याद रखना है वो 1D को ही याद रखना है। जैसे इसका 1D बॉक्स का आपको याद रखना है, ऐसे ही 1D SHO के बारे में याद रखना है। 1D SHO का मतलब है कि हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, हमें उसकी क्या देखना है, लिमिट्स के बारे में जानना है कि क्या लिमिट होगी। उसके बाद क्या है, d2 क्या हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, dx आपके पास हो जाएगा। अब देखो, जब भी हम SHO की बात करते हैं हम क्या कह रहे हैं, वाइब्रेशन आपके पास है। वाइब्रेशन देखो, अगर आपके पास कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है आपके पास, अगर मैं इसकी वाइब्रेशन की बात कर रही हूं तो ध्यान से देखना इसे। वाइब्रेशन का मतलब है ये आपके पास मिडल पॉइंट है, यहां से वाइब्रेशन ऐसे हो सकती है, वाइब्रेशन ये भी हो सकती है। मींस पहले ये क्या जाएगा, +x में जाएगा, फिर वापस आएगा -x में, +x में, -x में, +x में, -x में। ऐसे ही मैं क्या कह सकती हूं, जरूरी नहीं है ना कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये सिर्फ हमेशा एक इस फिक्स एम्पलीट्यूड में ही वाइब्रेशन करेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, इससे कम या ज्यादा पे ये नहीं जा सकता, इसकी फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं है। ये वाइब्रेशन कैसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। ये वाइब्रेशन कैसे कर सकता है, ऐसे भी आपके पास कर सकता है। मींस यहां पर जो एम्पलीट्यूड है, x की वैल्यू +∞ से यहां इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है आपके पास, +∞ से कहां तक होती है, -∞ तक लाई करती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू +∞ से -∞ के बीच में लाई करती है। और अगर मैं 1D SHO की बात करती हूं, उसके लिए जब आप वेव फंक्शन की बात करोगे तो वेव फंक्शन आपके पास क्या होता है, β/π
की पावर 1/4 e रेज टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 आपके पास होता है। और अगर मैं बीटा की वैल्यू देखती हूं वो आपके पास क्या होता है, m के रूट m के अपॉन में h कट आपके पास क्या है, बीटा की वैल्यू आपके पास होती है, जहां k आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, h कट आपके पास रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है और m आपके पास क्या है, मास आपके पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है बीटा बाय पाई की पावर 1/4 e रेज टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। अब देखो एनर्जी के बारे में बात करो, एनर्जी आपके पास क्या होती है, n प्लस हाफ एच न्यू आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अब देखो n की वैल्यू कहाँ है, n की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास 1 हो जाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास 2 हो जाएगी। मींस n की वैल्यू कहां से लाई करती है, 0 से आपके पास स्टार्ट होती है। और अगर मैं ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी की बात करती हूं, n की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ एच न्यू। मींस एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी हो जाएगी, हाफ एच न्यू आपके पास हो जाएगी। तो ये किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। मींस वाइब्रेशनल मोशन को जब आप स्टडी करते हो एसएचओ से तो उसका वेव फंक्शन और एनर्जी प्लस लिमिट आपके पास क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना, सिर्फ हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है, 2 आपके पास मोशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक आपके पास वाइब्रेशनल मोशन है, जिसे हम किससे स्टडी करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्टडी करते हैं। मींस वहां पर एक्स वाई जेड इनको हम हमेशा लेकर चलते हैं, वहां पर आर थीटा फाई इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बात होती है, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात हम यहाँ पर करते हैं जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं या फिर वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे पास अगला जो हमारे पास मोशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपके पास है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोशन है उसे हम किससे स्टडी करते हैं, हाइड्रोजेनिक मॉडल से हम उसको स्टडी करते हैं। हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपके पास जो भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है हाइड्रोजन आपके पास हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, हीलियम पॉजिटिव आपके पास हो सकता है, आपके पास लिथियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक कहते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसी वजह से इसको हम हाइड्रोजेनिक मॉडल भी बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोशन है उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजेनिक मॉडल के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू देखी, आपके पास ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन या वाइब्रेशनल मोशन के लिए होते हैं। जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात की तो यहाँ पर आपको r को देखना होता है, थीटा को देखना होता है, फाई को देखना होता है। इन सब की लिमिट्स को आपको याद होना चाहिए। जब मैं r की वैल्यू की बात करूंगी, r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, बताऊंगी अभी कैसे होगी। थीटा की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, फाई की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। देखो कैसे है, याद रखने के लिए आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबसे पहले अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है, पूरा रोटेट करता है। रोटेट करता 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 ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। पहले ये अपनी एक्सिस पे पूरा रिवोल्यूशन करेगा, 360 एंगल पर रोटेट करेगा, फिर घूमता है, कभी इसके पास में आता है, कभी दूर जाता है, कभी पास आता है, कभी भी दूर जाता है। बोर ने क्या कहा था कि जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर जाता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स है वो ऐसा नहीं कहती है। वो कहती है कि ये डिस्टेंस आपके पास थोड़ी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसा कि हम जब आयनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपके पास कंप्लीटली बाहर चला जाता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करके नेगेटिव करके आयनाइजेशन के अंदर कम ज्यादा आपके पास हो सकता है, वहां से भी आपको प्रूफ होता है। तो हम क्या कहते हैं
हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी अपनी ही डायरेक्शन में 360 पर क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे आपके पास सन के चारों तरफ क्या है, अर्थ आपके पास घूमती है, तो अर्थ क्या करती है, पहला अपना पूरा 360 का एंगल है वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपके पास करती है। तो देखो ये जो 360 एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। जो ये अपने ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है 360 एंगल पर, डिग्री एंगल पर, उसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाई की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई मींस 360 तक आपके पास लाई करती है। इसके बाद देखो ये क्या कर रहा है, आपके पास यहाँ पर ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये अपनी ही चक्कर अपनी तरफ काट रहा है, कभी पास आ रहा है कभी दूर जा रहा है, लेकिन क्या है इसके चारों तरफ घूम रहा है। इसका पास आना दूर जाना किसके बारे में बताता है, आर की वैल्यू के बारे में बताता है। मींस आर की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, बिल्कुल पास में हो, 0 हो सकती है और इन्फिनिटी तक आपके पास जा सकती है। इसीलिए मैं क्या कहती हूं, आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो सकती है। अब रह गई बात थीटा की। थीटा की बात क्या है, मान लिया मैंने ये इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन अपने ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया, मींस इसकी वैल्यू 360 हो गई 0 से। अब देखो यहां पर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ये क्या कर रहा है, कभी पास में आ रहा है कभी दूर जा सकता है। आपने जैसे आयनाइजेशन का एग्जाम्पल भी देखा है, तो यहां पर ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, आर होगी। अब मान लिया एक पोजीशन पर आपके पास एंगल इतना है, यहां पर आपके पास है, बाद में घूमता 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 कहां आ गया, यहां पर आपके पास आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास क्या होता है, थीटा आपके पास होता है। और थीटा कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। पहले स्पिन करता हुआ यहां जाएगा, फिर ये बोला गया है कि अगर इसने स्पिन चेंज कर ली तो ये वापस घूम के यहां आ जाता है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। ये आपके पास क्या था, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए था। जब हमने किसके बारे में बात की, 1D सिस्टम के बारे में बात की है। मींस यहां पर आर थीटा या फाई को डिस्कस करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास है तो d2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, d² dr साइन थीटा d थीटा डी फाई आपके पास। इन सबको हम क्या करते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, r² dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये आपके पास क्या है, d2 की वैल्यू आपके पास होती है। इन सारी चीजों को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि 1D अगर आपके पास 1D सिस्टम है dx होगा, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने लिया है, अगर आपका 2D होगा dx dy होगा, 3D होगा dx dy dz होगा। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट है आपके पास क्या है, r थीटा फाई है आपके पास, यहां पर अपने ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये सिस्टम कैसा होता है, 3D आपके पास है। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट है तो आपके पास क्या होता है, r² dr साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई आपके पास क्या होता है, d2 की वैल्यू आपके पास होती है। अगर मैंने यहां पर एनर्जी की बात की है, एनर्जी आपके पास क्या होगी, किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो एनर्जी आपके पास -13.6 Z² बाई n² आपके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। किसमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आपके पास होगी। और n की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करती है, 1 आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए होगी, 2, 3, 4 ये आपके पास किसके लिए होंगी, एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास होंगी। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू 1 के लिए निकाला है तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13.6 Z² होगी। अगर Z की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ जाएगी। किसके लिए है, मींस एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं है, ना तो आपके पास ग्राउंड स्टेट, ना तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, ना आपके पास बॉक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू 0 आई है, ना ही हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए आपके पास एनर्जी की वैल्यू 0 आ रही है। सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास जरूर आ रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है उसके लिए पार्टिकल इन बॉक्स से स्टडी करते हैं, अगर वाइब्रेशनल मोशन है तो क्वांटम मैकेनिक्स में इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से पढ़ा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपके पास है तो इसको हम हाइड्रोजेनिक मॉडल से हम इसको यहां पर पढ़ते हैं। क्लियर है इतना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये देख, इसके बाद देखो अगला जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, रोटेशनल मोशन है।
अगला आपके पास, अच्छा इसका ये रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए जो आपके पास वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/√पाई a नोट की पावर 3/2 e रेज टू दी पावर -r/a नोट आपके पास होती है। इसको याद रखना, आपके पास फाई की वैल्यू, किसी भी फंक्शन की वैल्यू, जब आप हाइड्रोजन लाइक मॉडल की बात करते हो तो आपके पास 1/√पाई a नोट की पावर 3/2 e रेज टू दी पावर -r/a नोट आपके पास क्या होता है, उसके लिए वेव फंक्शन होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करती हूं, रोटेशनल मोशन को हम किससे पढ़ते हैं, रिजिड मॉडल से पढ़ते हैं, रिजिड मोटर से पढ़ते हैं। इसके लिए जनरली दो मॉडल से इसको पढ़ा जाता है, एक हम रिंग मॉडल से इसको पढ़ते हैं, एक हम सरफेस मॉडल से पढ़ते हैं। फिलहाल आपको मैं रिंग मॉडल के बारे में बता रही हूं, उसके लिए वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, यहां पर जब मैं बात करती हूं, ये भी आपके पास कैसा है, पोलर कोऑर्डिनेट है। ये दोनों किस में आते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल मोशन है, ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट में आता है। तो यहां पर भी हम किसकी बात करते हैं, सिंपल फाई की बात करते हैं। जैसे आपने यहां पढ़ा है, फाई की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। और यहां पर आपके पास क्या होता है, फाई सिंगल आता है, तो यहां पर क्या है, डी फाई आपके पास क्या हो जाएगी, डी टो की वैल्यू आपके पास यहां हो जाएगी। ये किसके लिए है, रोटेशनल मोशन के लिए आपके पास है। अब देखो, अगर आप इसके फंक्शन की बात करते हो, फंक्शन आपके पास क्या होता है, √2 पाई e रेज टू दी पावर im फाई आपके पास क्या है, वेव फंक्शन होता है। और अगर आप एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी आपके पास क्या है, bj इंटू j+1, जो आप स्पेक्ट्रा के अंदर हम पढ़ते हैं जनरली, E की वैल्यू bj इंटू j+1 आपके पास होती है। तो यही इसी वैल्यू से हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू या j की वैल्यू को पुट करती हूं, वो आपके पास 0 से लाई करती है। मींस ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, और जब मैं यहां पर 0 पुट करती हूं तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 आपके पास हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे CSIR नेट ने ये चीज पूछी भी गई है कि चारों मॉडल में से ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके लिए एनर्जी आपके पास 0 होती है। इसको निकालने का मेरा मोटिव ही ये था कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो आपके पास है, अगर मैंने बॉक्स के अंदर बात की, h²/8 ml² आपके पास होती है। अगर मैंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की, E की वैल्यू ½ hν आपके पास है। यहाँ पर आपके पास -13.6 है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। लेकिन जब मैं रिजिड रोटर की बात करती हूँ तो एनर्जी आपके पास 0 हो सकती है। तो वहां पर जो CSIR नेट ने क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए आंसर आपके पास क्या था, रोटेशनल मोशन, या फिर आप क्या कहोगे, रिजिड रोटर के लिए आपके पास एनर्जी 0 है। मेरा यहाँ निकालने का मोटिव ही ये था ताकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता दूं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा टेबल है। स्पेशली आपको पता होना चाहिए रेंज आपके पास क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंटीग्रेशन करने में हेल्प करेगा। वेव फंक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डी2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट होती है, मींस ग्राउंड स्टेट आपके पास कहां से लाई करेगी, वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास क्या है, 0 है। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी की मींस ये क्या है, पूरी की पूरी टेबल आपके पास है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा, यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और मॉडल है, वहां पर एनर्जी की वैल्यू हम निकालते हैं m²h²/2I करके हम वैल्यू निकालते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको मैं बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने सम अप करके आपको बताया था, ये आपके पास वेव फंक्शन कैसे आता है, कैसे श्रोडिंगर का सॉल्यूशन करके हम इन वेव फंक्शंस को निकालते हैं, कैसे रेंज करके एनर्जी
एनर्जी की वैल्यूज को हम निकालते हैं, ये सारे की सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस है वो आगे हम सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।